दर्शक वृंद, मैं अभी बात कर रहा हूं जयराम यादव जी से। जयराम यादव जी मधेश आंदोलन के जाने माने नेता हैं। हमने हिमालय में कई बार इनका इंटरव्यू छापा है और आज मंत्री के रूप में विराजमान है, लेकिन इनको सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं होती है। अभी रात में 10 बजे इनसे मुलाकात हुई है। जयराम जी, आपका स्वागत है हिमालय टीवी में। जी नमस्कार। जयराम जी, आप बताइए, मंत्री पद पर कैसा लग रहा है? खास करके हमें कहिएगा तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क का फीलिंग तो नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा जो हमको नेता बनाए, जो मंत्री बनाए, जिसके मत से हम बने हैं, हमसे ज़्यादा उन कार्यकर्ताओं नेताओं में खुशी है। हमें ज़्यादा उतना ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप मंत्री बने हैं, लोगों का इंतज़ार था, आप क्या दीजिएगा मधेश को? क्या सोचे हैं, क्या प्लानिंग है आपका? जिस मुद्दा को लेकर के मेरा जन्म हुआ राजनीति में, सर्वप्रथम मेरा मुद्दा था कि अपना आइडेंटिटी नेपाल में, जो नेपाल में एक जातीय पहचान है पहाड़ी और मधेसी समुदाय का, तो मेरा अपना जो पहरन है, मेरा अपना जो पहचान है, मेरा अपना जो मातृभाषा है, उनको स्थापित करना है। बाकी हम लोग का जो संविधान तक का जो संशोधन के तहत हम लोग का अभी संविधान में और अधिकार प्राप्ति की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसी के सवाल पे मेरा जो है सो अभी भी आंदोलन जारी है। तो अभी का आंदोलन जो है सो कोई सड़क पे नहीं, सदन से और वैचारिक रूप से हम अपने अभियान को जारी रखे हैं। और इसी के तहत नेपाल के संविधान में नेपाल में बोली जाने वाले जितने भी राष्ट्रीय भाषा हैं, उस सभी को यहाँ पर राष्ट्रभाषा का मान्यता मिला है। तो मैं जैसे ही अभी छोटे ही कार्यकाल के लिए ही सही 5 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ पर 4 वर्ष बीत चुका है, ये अंतिम 1 वर्ष के लिए हम लोगों का गठबंधन का सरकार बना है। उसमें मैं भी प्रदेश नंबर 1 में अभी सामाजिक विकास मंत्रालय में मंत्री के हैसियत से हूँ। और मैंने अपना शपथ ग्रहण के समय में मैं अपना मातृभाषा मैथिली में शपथ ग्रहण लिया हूँ। और हमें लगता है कि ये मैथिली भाषा में मेरा शपथ ग्रहण ही मेरा एक आंदोलन का उपलब्धि भी है। ठीक है जयराम जी, पता चला है आपने मंत्री क्वार्टर नहीं लिया, क्यों? अब ऐसा है, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं और हमारे मधेसी समुदाय, जैसे अभी हम सुविधा भोगी जगह होंगे तो हमारे मतदाता भी उतना अभी जागरूक नहीं हुए हैं। और मंत्री क्वार्टर लेते ही जिस तरह से मेरा आदमी से रोज़ाना भेंट घाट का जो एक शेड्यूल है वो कम पड़ जाती, इसलिए जो है सो हम जनता से प्रत्यक्ष जुड़ के रहना चाहते हैं। दूसरा, जब हम चुनाव लड़ रहे थे आज से 4 साल पहले, तो नेपाल में एक नारा आया था कि घर घर में सिंह दरबार, जहाँ से कि नेपाल की प्रशासन और जनता का पे शासन चलती है। तो इसलिए हम जनता में प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति दिलाना चाहते हैं कि घर घर में जो सिंह दरबार बोला गया था, तो वो मेरा घर को ही मैं अभी जनता का केंद्र बनाने के लिए मैं अभी मंत्री क्वार्टर में नहीं गया हूँ। और सर शायद मेरा यही निर्णय भी है कि मैं मंत्री क्वार्टर नहीं जाऊँगा और अपने घर पर ही निवास को रखूँगा। और एक क्या है कि आपकी पार्टी अभी 2-3 टुकड़ा में बट गई है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि फिर से ये पार्टी जुड़ेगी, एक जगह ला सकते हैं इस पार्टियों को? स्वाभाविक है, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है। अभी बनने के क्रम में है। अब बनने बिखरने के समय में, जैसे घर बनाते समय एक बढ़िया से बढ़िया ईंट को भी जो है सो बनाने वाला आदमी हथौड़ी से फोड़ करके उस बड़ा बिल्डिंग बनाता है, तो उसी तरह ये पार्टी भी है। और हमें लगता है जिस तरह से हम लोग मधेश आंदोलन से पैदा हुए, कल के क्षेत्रीय पार्टी आज राष्ट्र पार्टी होने में सफल हुआ है। और आप जिस पे शायद हमें लगता है इंगित कर रहे हैं कि कल के राजपा और समाजवादी मिल करके जो जसपा बनी थी, और उसमें जो अभी का जो ब्रेक आया है, शायद हमें लगता है कुछ तत्व ऐसे थे जो कि उपेंद्र यादव जी ने महंत ठाकुर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर लिए थे। लेकिन बहुत सारे आदमी को उसी पार्टी के भीतर ये लगा था कि जब महंत ठाकुर जी बीत जाएंगे तो ये सिंगल जो है सो जातिगत हिसाब से और एक कम्युनिटी बेस के हिसाब से इसमें सब दिन के लिए उपेंद्र यादव ही नेता रह जाएंगे बोल करके महंत ठाकुर के पीछे का जो नेता लोग था, उन लोग को इस चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। और उन लोग के चलते हमें ये मेरा लगता है, मेरा सोच है कि ये पार्टी फिर से जो है कुछ आदमी फूट करके यहाँ से गए हैं। लेकिन जब उसमें से बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि उनको जब समय पे ये चीज़ समझ आएगा, और हम लोग जैसे जो युवा अभी भी हम लोग लोसपा और जसपा में बटे हुए हैं, कल हम लोग अपने नेतृत्व में जब आएंगे तो हम लोग फिर से एकता करने की प्रयास करेंगे। तो आप मानते हैं कि महंत ठाकुर जी को जाने का इंतजार कर रहे हैं उनके पार्टी वालों या उनके सेकेंड ग्रेड के नेता?
नहीं, जहाँ तक मेरी बात आप करेंगे तो जिस समय ये पार्टी एक भी नहीं हुई थी तो मैंने उपेंद्र यादव जी से बात किया था कि महेंद्र ठाकुर जी एक त्यागी नेता हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मान करके अगर ये दोनों पार्टी एक होते हैं तो हम लोग के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो शायद हमें लगता है यही सारा बात को समझ कर बूझ करके उपेंद्र यादव जी उनको अध्यक्ष भी माने और पार्टी एक भी हुआ। लेकिन वो हो जाने के बाद भी महेंद्र ठाकुर जी को उसको कुछ जो उसके अगल बगल के जो तत्व हैं उनको अस्थिर से नहीं रहने दिया गया और ये चीज़ हम लोग को परिणाम अभी को देखने को मिला है। जयराम जी, हिमालनी 24 वर्ष पूरा कर रही है इस महीना में, अगले महीना में 25 वर्ष में प्रवेश करेगी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आप कहेंगे तो ये हिमालनी के माध्यम से ही आपसे भी मेरा ज़्यादा जान पहचान बढ़ा है और मैं भी आपके संपर्क में हूँ। तो जब से मेरा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में मैं आया हूँ और मेरा जन्म हुआ है तो उसी समय से आपका हिमालनी का भी मैं एक जो है सो रीडर हूँ और मैं 15 वर्ष से हिमालनी का रेगुलर मैं एक रीडर होने के नाते हिमालनी जो जिस तरह से अभी नेपाल में और इस हम लोग का हिंदी भाषा भाषी के क्षेत्र में जो एक मैसेज देने का काम किया, ये लगता है कि जैसे आप बोल दिए कि 24 वर्ष पूरा कर रहे हैं तो आने वाले दिन में जो ये जो है सो 25 वर्ष में आप शायद सिल्वर जुबली मनाएंगे। तो इस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अच्छी संकेत है कि आप हिमालनी को लेकर के इतने दिन का समय पार कर चुके हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको भी बहुत।